आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। मैं रामकृष्ण सिंह सिंगर। मेरे साथ हमारे चैनल पर आज के मेहमान हैं जावेद अंसारी। एक संघर्ष की कहानी है। रसड़ा के राजनीति में एक नया आयाम आने वाला है। इन आज मैं आपसे पहले अपने चैनल पर आपसे ही परिचय जानना चाहूंगा आपका। नमस्कार, मेरा नाम जावेद अंसारी जाम, प्रदेश महासचिव सुहेल दोस्त भारतीय समाज पार्टी। और मैं एक गैर राजनीतिक संगठन भी चलाता हूं जिसका मैं संयोजक हूं। उसका नाम है भारत नौजवान क्रांति सभा। गैर राजनीतिक संगठन का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, गैर राजनीतिक संगठन का उद्देश्य ये है कि मैंने देखा है कि एक भाईचारा बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक संगठन बनाना जरूरी है। उसके छत्र छाया में आप कई लोगों को लेकर, कई जातियों को लेकर, कई प्रकार के लोगों को लेकर और हर समुदाय को लेकर एक छत्र छाया के अंदर आप गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को या सर्व समाज के बच्चियों को आप सेवा कर सकते हैं। और उसी लिए मैंने इसमें बनाया। आज हमारे भारत नौजवान क्रांति सभा में डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो इसका हमें लाभ मिलता है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम जनहित के मुद्दे को खुलकर उठा सकते हैं। आप नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप राजनीतिक पार्टी में क्यों हैं तब? राजनीतिक पार्टी, देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो मैं बहुत पहले से राजनीति में हूं। पार्टी तो नॉन एनजीओ मैंने अभी बनाया था। तो आप एनजीओ बनाने के पहले से राजनीति में हैं? जी, मैं राजनीति में 2015 सक्रिय राजनीति में 2014-15 से हूँ और छात्र राजनीति में 2005-6 तक था। मैं मथुरा डेयरी कॉलेज से चुनाव की भी तैयारी में था। तब तक बहन कुमारी मायावती की गवर्नमेंट आ गई 2007 में और चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया। पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं हुए, नहीं तो मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। तो आप लोग तो जानते हैं कि संघर्षों की कहानी, उस संघर्ष को मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो संघर्ष है क्या? देखिए, वो संघर्ष है घर से बोली सुनकर रात में 12 बजे थाने में जाकर किसी के लिए पैरवी करना, जो सही है उसके लिए लड़ जाना। वो संघर्ष है जब कोविड में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में पूरे देश के लोग अपने अपने घरों में दुबके रहते थे। तो वो संघर्ष है 12 बजे दिन चिलचिलाती दोपहरिया में कि एक हमारी गाड़ी रोड पे, एकदम सुनसान रोड हुआ करता था और उस रोड पे दौड़ा करती थी, पता लगाती थी कि किस गांव में कौन से परिवार में भोजन नहीं है और उस परिवार को भोजन मैं पहुंचाने का कार्य करता था। कुछ ही गाड़ियां दिखती थी, जैसे मेरी गाड़ी, उस समय के तत्कालीन हमारे कोतवाल महोदय थे श्री सौरभ राय जी, उनकी गाड़ी। तो ये लोग, हम लोग बहुत अच्छे से मैंने कार्य किया है। वो संघर्ष है 2 महीने जेल की यातनाओं का। वो संघर्ष है हमारे वृद्धों को, हमारे गरीब बहनों का शादी का। तो हमने बहुत ऐसे कार्य किया है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि हिंदू के पूजा पाठ में जाते रहते हैं, तो आपके समाज आपके ऊपर कोई फतवा जारी नहीं करता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, हमारे इस्लाम को समझने की जरूरत है। हमारा समाज कभी किसी धर्म का खिलाफ नहीं बोला है कि आपको इस धर्म में नहीं जाना है। हमारे इस्लाम में तो खुद कहा गया है कि अखलाकमंद बनो, अपने पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करो, आप जिस देश में रहो, जिस समाज में रहो, वहां के लिए वफादार रहो। तो हमारा धर्म कभी किसी के ऊपर फतवा जारी नहीं किया है। फतवा जारी उसके साथ होता है कि अगर मैं आपके पूजा में जाता हूं और उस पूजा में शामिल होकर मैं उनको भगवान मानने लगूं, तब जाके फतवा जारी होता है कि नहीं, आप जो है अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद मानते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा, क्या पूजा में आप जाते हैं तो वहां क्या मानकर जाते हैं? उनके हिंदुओं के भगवान को क्या मानकर जाते हैं? मैं हिंदुओं के भगवान को मैं भगवान ही मान के जाता हूं। मैं एक भाईचारा बढ़ाने के लिए जाता हूं। देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये गांधी जी का
वक्तव्य है। और ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, सब एक है। अगर मैं जाता हूँ लक्ष्मी पूजा में, अंबेडकर पूजा में, रविदास पूजा में, या गणेश चतुर्वेदी में, या दुर्गा पूजा में, तो मैं जानता हूँ कि सारे ये भगवान के दूसरे रूप हैं और सबको अपना आराध्य मान के मैं जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। सुहलदेव समाज पार्टी में आने से पूर्व किसी पार्टी या दल में रहे हैं? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ। रसड़ा विधानसभा का विधानसभा सचिव और जिला का कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ। क्या कारण रहा कि आप बहुजन समाज पार्टी से आप सुहलदेव समाज पार्टी की तरफ आ गए? ये तो बहुत कठिन प्रश्न आपने किया है, लेकिन कम शब्दों में मुझे बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यशैली में बहुत अंतर लगा था उस समय, और आज भी मैं देखता हूं कि जमीन पे कुछ और है और पेपर में कुछ और है। मतलब कि उसका मिशन कुछ और है और कार्य कुछ और हो रहे हैं। अभी आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरुआत हुआ है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर कहा जाए तो मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म बिहार सीतामढ़ी में हुआ था, जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ, और मेरे नाना एमएलए थे। मैं जब नाना जी का क्या नाम था जो बिहार में एमएलए थे? मेरे नाना का नाम मरहूम पीएम अंसारी। मरहूम पीएम अंसारी, जो आदमी मर जाता है, स्वर्गीय हो जाता है। सॉरी, मरहूम पीर मोहम्मद अंसारी। पीएम अंसारी। किस सन में आपके नाना जी विधायक हुए थे? वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1982 में सीतामढ़ी विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, और 1987 में वो खादी ग्रामोद्योग का राज्य मंत्री अध्यक्ष भी चुने गए थे बिहार प्रदेश के। आप अपने जीवन में अपने नाना जी से प्रेरित होकर कब ऐसा सोचा कि हमको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, जब मैं 5 या 6 साल का हूँगा, तो उस समय सीतामढ़ी जिला का एक बैगनिया प्रखंड पड़ता है, जो यहाँ पे ब्लॉक कहते हैं। तो उसके दोनों, सीतामढ़ी और बैगनिया के बीच में बागमती नदी है, जिसपे पुल नहीं हुआ करता था। और 2005-4 तक वो बैगनिया और सीतामढ़ी को टच करने का एक ही रास्ता था, वो है रेलगाड़ी, ठीक ना, वो भी सिंगल वाली, छोटी लाइन वाली। तो बंसी शाह साहब वहाँ के एक समाज सेवी थे। उन्होंने बागमती पुल के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। लास्ट में उन्होंने एक चेतावनी दे दिया था कि फलाने डेट को अगर बागमती नदी पर पुल का निर्माण का शुभारंभ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और वो आत्महत्या कर भी लिए। उसके बाद क्या हुआ? आत्महत्या कर भी लिए। भरे चौराहे पर, पटेल चौक बोला जाता है बैरगनिया सीतामढ़ी में, उसी पटेल चौक पर वो आए और हजारों की भीड़ थी, और उसमें से एक आदमी निकला जो हाथों में पेट्रोल या वो केरोसिन लिया हुआ था, और वो अपने ऊपर डाल के माचिस डाल लिया। वो कोई और नहीं था बल्कि बंसी शाह थे। और आज भी आप जाएंगे जब बिहार बैरगनिया, तो अब जो पुल का निर्माण हुआ है वो उन्हीं के नाम पर हुआ है, स्वर्गीय बंसी शाह पुल। तो जब बंसी शाह साहब अपने आप को आग के हवाला कर लिया, तो वहां पे अब धरना प्रदर्शन का दौर स्टार्ट हुआ। उस धरना प्रदर्शन में मेरे नाना भी शरीक हुआ करते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, और मैं बच्चा था तो मैं नाना के साथ चला करता था। और उसी टाइम मुझे लगा कि नहीं, जब राजनीति में इतना सेवा करने का मौका है, इतना को, हम बच्चा थे, समझ में आया कि नहीं मुझे राजनीति करनी है। तो मैंने राजनीति सोच लिया था कि अगर मैं डीएम भी बन जाऊं तो एक समय में अपने सब कुछ देखते हुए मैं राजनीति जरूर करूंगा। रसड़ा से पढ़ाई करने के बाद आप बाहर भी पढ़ने गए थे, उस बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जी, मैं भगत सिंह इंटर कॉलेज से +2 किया, और आपके गांव कंसो से हाई स्कूल किया था, अमरनाथ इंटर कॉलेज से। और फिर 2007 में मैं यहाँ से चला गया दिल्ली में, वहाँ से मैंने बीबीए किया। बीबीए के बाद मैंने बैंक को ज्वाइन किया, एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने काम किया। 2013 में मैंने एमबीए कंप्लीट किया। फिर 2014 में मैंने बीएड कंप्लीट किया, और सीटेट यूपीटेट तो कई बार निकाला हमने। आप मैनेजमेंट के कोर्स करके अध्यापक शिक्षक ट्रेनिंग भी कर लिए,
और तमाम उसके बाद किसी वैकेंसी वगैरह को नहीं देख पाए थे? देखिए, सोच तो यही थी कि घर के हालात बहुत सामान्य थे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो सोच यही थी कि मैं घर पे रहते हुए कोई काम करूँगा, जिस पे शैक्षणिक रास्ते में मैं जाके मैं कुछ काम करूँगा, घर पे रहूँगा, माँ-बाप का सेवा करूँगा, क्योंकि माँ-बाप का अकेला मैं औलाद हूँ। तो कभी मेरी सोच ये नहीं रही कि मैं बाहर रहूँगा, और सबसे बड़ी सोच ये है कि दिमाग में मेरा कीड़ा घुसा हुआ था कि मुझे समाज सेवा, राजनीति करनी ही करनी है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि किसी ज़माने में कांग्रेस की सरकार थी और जावेद भाई के नाना एमएलए हुआ करते थे, और ये बचपन में उनके साथ चलकर प्रण कर लिया था कि आगे हमको राजनीति करना है। तो राजनीति करके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे क्या लक्ष्य है आपकी राजनीति में, कि क्या राजनीति में आकर आप लोगों के कैसे मदद करेंगे, भलाई क्या करना है आपको? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई चुनाव लड़के जीत जाएँ। समाज सेवा, अगर आपका भावना है समाज सेवा का, तो आप सर्व समाज कर लेकर चल सकते हैं, समाज का सेवा कर सकते हैं। मेरे एक मामा हैं, जो बैगनिया नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। वो बोलते हैं कि बाबू, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना जल्दी इतना कुछ जान जाओगे। मैंने बोला कि मैं तो कुछ कोई पद नहीं पाया हूँ। उन्होंने बोला कि एक बात, कि देखो, राजनीति में विधायक, मंत्री, जिला पंचायत बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। समाज सेवा में रह के अच्छे से अपने कार्यों को निभाना, राजनीति को अच्छे से राजनीति की तरह करना, और 10 लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाना ही बड़ी बात होती है। सीट मिलना नहीं मिलना वो तो सेकंडों का काम है। कभी कोई समीकरण बैठ जाए, लोग आपको चुन दें, वो अलग विषय है। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं संघर्षों में विश्वास करता हूँ। मेरे जिंदगी में अगर आप संघर्ष देखेंगे तो बहुत मिलेगा, चाहे वो अपने परिवार के लिए संघर्ष हो, चाहे क्षेत्र के लिए हो, चाहे आम जनता के लिए हो। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है और संघर्ष आज भी करता हूं। अभी आगे कौन से चुनाव की आपकी तैयारी हो रही है? एक होता है कि मैं राजनीति में हूँ, तो हो सके कि पार्टी ने मुझे ये चुनाव लड़ा दे, तो आपकी तैयारी क्या है अभी? देखिए, मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 34 रसड़ा से प्रत्याशी हूं, और ये कहें कि मैं भावी प्रत्याशी हूं, क्योंकि मैं एक किसी दल पार्टी में हूं, तो उनका भी आदेश का पालन करना होगा। और लेकिन मेरी पूरी तैयारी है और मैं अच्छे से कार्य किया हूं, और अगर पार्टी मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और जनता के हित में काम करके जनता के पास में इस पर जी वो एक सवाल बन जाता है कि जनता मौका दे, अगर जनता ने मौका दे दिया, आप पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अब देखिए, कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों चेंज होते रहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपकी सोच बदलती है। अगर मैं कहीं गया हूं, अगर सिचुएशन बनता है कि सीट पे बैठना है तो बैठूंगा, और सिचुएशन बनता है कि नहीं, सीट छोड़ के कहीं और जाना है तो मैं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन आने दीजिए, जनता क्या कह रही है, पार्टी क्या कह रही है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि करना क्या है आगे। आपसे एक और सवाल है कि आप रसड़ा में रहते हैं, आप बहुत जगह, बहुत विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए हैं, आपके व्यवसाय बाहर चलता है, लेकिन मूल से रसड़ा में रहते हैं। अभी रसड़ा में किस चीज की बदलाव की जरूरत है, जिसको आप चाहते हैं कि ये चीज बदल कर मैं आता हूं तो ये कर दूं, उस बदलाव के बारे में बताइए। मुझे लगता है कि शिक्षा के ऊपर कार्य करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर मेरे जैसे कुछ लोग रसड़ा में, अगर प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति अगर कोई कार्य अच्छा करे शिक्षा के ऊपर, मुझे लगता है कि उस गांव का माहौल 10 सालों में बदल जाएगा, 5 सालों में बदल जाएगा। शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि किसी समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, या किसी में महापुरुषों ने कहा है। और शिक्षा अगर रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे आप। आज भी आप अपने गांव में जाएंगे, या मेरे ही गांव में जाएंगे, ग्राम सभा जाम से मैं बिलोंग करता हूं, या कहीं आसपास के गांव में जाएंगे, तो 2 समाज आपको मिलेगा, एक पैसे वाला समाज और एक गरीब समाज।
गरीब समाज के बच्चे आज भी खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में जाते हैं, जहां के मास्टर साहब जो 60,000 सैलरी लेते हैं, वो मास्टर साहब खुद अपने बच्चे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको अपने विद्यालय पे ही भरोसा नहीं है कि मैं जहां शिक्षा देता हूं, यहां पे मेरा बच्चा पढ़ के कुछ कर पाएगा। आपके हिसाब से कैसा एक नियम लागू होना चाहिए कि जैसे किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे संभवतः सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये बॉन्ड कभी नहीं लगाना है। किसी के मौलिक अधिकार को या किसी के चॉइस को आप चेंज नहीं करवा पाएंगे। अगर मेरा चॉइस है कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ेगा, तो आप कोई नहीं होते हैं। इसका एक दूसरा रास्ता है सर, वो सार्वजनिक रास्ता है। आप अभी जाइए सिक्किम, आप अभी जाइए केरल, आप अभी जाइए तमिलनाडु, साउथ के स्टेट या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाइए, या यूं कहें कि मैं तो किसी दल पार्टी में हूं, उस पार्टी का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि उसका अरविंद केजरीवाल का भी काम दिल्ली के अंदर में शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा हुआ है। जो दिल्ली में पिछले 15 सालों पहले अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, आज केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया। जो सही है उसको किया कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। दल कोई भी है जो सही, आपके हिसाब से जो सही है उसको कहा जाए तो देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा कि आप जब सिक्किम जैसे, केरल जैसे स्टेटों में जाएंगे ना सर, तो कॉन्वेंट स्कूल में वहां के अच्छे अच्छे घरों के बच्चे नहीं पढ़ते। वो पैसे वाले हो या अमीर हो या गरीब हो, वहां के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में। उसी सरकारी स्कूल में एमडीएम आपको मिलता है, मिड डे मील, जहां पे चार्ट के पूरे चार्ट को फॉलो किया जाता है। जैसे आज मंडे है तो दाल है, सैटरडे है तो आपको मीट है, अंडा है, सब्जी है, मतलब कि वो एमडीएम के अकॉर्डिंग आपको भोजन भी मिलता है। यहाँ आपके हिसाब से बदलाव क्या ऐसा हो कि और स्टेट के तर्ज पर, आपके हिसाब से, मैं नहीं, कि यहाँ पर हो जाए क्या? सबसे पहला बदलाव भ्रष्टाचार। देखिए, आप शिक्षा की बात करें कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत जगह बहुत लोग शोषित हो जा रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, वही तो मैंने बोला कि अगर शिक्षा रहेगा आपके पास, तो कहीं आपको शोषित करने वाला भी व्यक्ति शर्मा जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में जान चुके होंगे। वो 5 लाइन बोलेगा, 6ठा लाइन आपको पता रहेगा, आप भले उसका जवाब ना दें, लेकिन वो जान जाएगा कि सामने वाला बंदा जानता है, वेल नोन है, वेल एजुकेटेड है। देखिए, एक शिक्षा लेना मेरे गांव में या फिर किसी भी गांव में, रसड़ा के सुदूर गांव में, मुझे लगता है कि 60% युवा ग्रेजुएट है ना, उसको एजुकेटेड बोला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस 60% में शिक्षा को लेने वाला व्यक्ति सिर्फ 6% है। डिग्री लेने से आप एजुकेटेड नहीं होते, डिग्री लेने से नहीं होते। आपको मैनर समझ में आना चाहिए। आज हमारे यहाँ के ग्रेजुएट बच्चा जाता है बाहर में, और दूसरे स्टेट का बच्चा 10th और 12th करके आके उसका मैनेजर बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको उससे बेहतर सब कुछ पता होता है। आपने थ्री इडियट मूवी देखा? उस मूवी से आपको सीखना है। सर्टिफिकेट लेने से आप एजुकेटेड कभी नहीं कहलाएंगे। नहीं बन जाता है। और जावेद भाई, एक और सवाल है कि बीच में आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, ऐसा कौन सा कम समय में आपने काम किया कि आपका राजनीतिक ग्राफ भी बढ़ गया, आपका बिजनेस व्यवसाय सब चीज ठीक हो गया, आप समाज में दिखने के बावजूद ऐसा क्या किए हैं? कुछ दर्शकों को बताइए, लोग आपसे प्रेरणा लेकर और उस काम को करें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप सही मायने से कोई भी काम को करेंगे, किसी भी कार्य को, जनता के बीच में मैंने रहा है, और आज तक कोई भी आदमी, अगर 500 1000 लोगों की मदद किया है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन 10 12 सालों 15 सालों में अगर 1000 लोगों की मदद किया है, अगर 10,000 लोगों के बीच में मैं गया हूं, तो कभी भी दिमाग
नहीं लगाया, राजनीति नहीं किया, दिल से उनके साथ रहा हूँ। लोगों के साथ आप दिल से रहे हैं। व्यवसाय के बारे में जब वो आशीर्वाद देते हैं ना तो आपका कोई काम नहीं रुकता। रही बात मेरे पर्सनल बिजनेस के बारे में, तो मैं एक होटल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और एमबीए करने का, वो कहा जाता है ना कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो शिक्षा का ही बाबा साहेब का बताए हुए रास्ते पे ही मैं चला हूँ और उन्होंने उनको फॉलो किया हूँ आज तक, और फॉलो करके ही कामयाब हूं मैं। उन्होंने बोला था, और मैंने भी, मेरे बहुत ऐसे गुरुजी हुए, हमारे रमेश आचार्य जी हुए जाम के, उन्होंने बोला था कि बेटा एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाती। दीना वर्मा हमारे सर थे, उन्होंने भी बोला था शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। तो शिक्षा मैंने लिया था, एमबीए किया था, बीबीए किया था, मैनेजमेंट में डिग्री लिया था, और मैनेजमेंट के थ्रू आज भी मैं अपना काम करता हूँ। मैं हार्ड वर्क नहीं करता, मैं अपने मैनेजमेंट के थ्रू काम करता हूं। मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा काम कहीं हो रहा है तो इसको मैनेजमेंट ही बोलते हैं, ठीक ना। और इसके लिए जो है बताना चाहूंगा, इस समाज में देखने के बाद बिजनेस को एक मैनेजमेंट से चलाते हैं। टूरिज्म का, होटल का कुछ काम है और समाज सेवा के बाद बिजनेस भी देख लेते हैं। हम अगला सवाल आपसे है, प्रश्न है, लोगों के लिए है कि आप रसड़ा में एक युवाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए जिसका अनुकरण करके कुछ लोगों का आर्थिक विकास भी हो सके, सामाजिक विकास भी हो सके, शिक्षा का भी विकास हो सके। मैं युवाओं से एक ही अपील करूंगा कि आप लोग कभी बाज बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाज बनोगे तो वो बाज आप देखे होंगे कि कभी कभी उसको मौका मिलता है शिकार करने को। आप लोग बाज मत बनो, आप लोग जमीन पे रहो और एक जो कछुआ है, कछुए की चाल चलते रहो अपने लाइफ में, और कछुआ बनो, खरगोश बनो, लेकिन जमीन पे रहो। आसमान में उड़ने की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज तक जो आसमान में उड़ा है वो एक ना एक दिन जमीन पे जरूर आया है। अगर आप आसमान पे उड़ोगे तो कल के डेट में जमीन पर आओगे और आप खुद अपने आप में शर्म महसूस करोगे कि हम क्या थे और क्या हो गए। और अगर आप जमीन पे रहोगे, जमीन पे काम करोगे और कल आप आसमान पे जाओगे, थोड़ी ऊंचाई पे जाओगे, तो आपको गर्व महसूस होगा कि मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, ठीक ना। और अपने माँ बाप का बात माने, अपने माँ बाप की सेवा करे, समाज के हित में सोचे और सामाजिक बने। अपने युवाओं को, खास तौर से रसड़ा के युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो वो सबसे पहले पोलाइट बने। जैसे मन लगा के, दिल लगा के कोई कार्य उनको जो अच्छा लगता है करते हैं, वैसे ही दिल लगा के पढ़ाई करे, वैसे ही दिल लगा के समाज में रहे, ठीक ना। आप शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार अचानक कोई भर्ती आती है, आपको नौकरी लग जाती है, उस दौरान आप क्या करेंगे? अब मैं नौकरी से बहुत दूर जा चुका हूँ। मैं 2 बार नौकरी छोड़ चुका हूँ, एक बार प्राइवेट और एक बार गवर्नमेंटेड। अब मैं दूसरे को नौकरी पे रखा हूँ, ऊपर वाले का करम है। अब मैं नौकरी से बहुत दूर जा चुका हूँ। अब मैं खुद सोचता हूँ कि नौकरी देने वाले बने, नौकरी करने वाले नहीं। अब जो है मैं यही सोच रखता हूँ कि जैसे आज तक मैंने समाज में संघर्ष किया है, वो संघर्ष को निरंतर मेरा चलता रहे। मेरा संघर्ष 2015 से लेके आज तक अनेकों संघर्ष किया है हमने। कोविड में, लॉकडाउन में, दोनों लॉकडाउन में, फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म में हमने राशन बांटे। उससे पहले लॉकडाउन में जो हमारे प्रवासी श्रमिक आते थे, जो बाहर में कमाते थे, अपने घर आए, उनको राशन मुहैया नहीं होता था, सरकारी मदद नहीं मिलती थी, तो हम लोग उनको मदद दिलवाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। उसका भी मुकदमा हमारे ऊपर है। अच्छा, ये मैं रोकना चाहूंगा, कभी लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि आप पर कोई किसी मामले में आपको जेल भी जाना पड़े हुआ, इस तरह से है कभी क्या? जी बिल्कुल, मैं एक बार जेल गया हूँ, वो भी 2 महीने के लिए, और वो मेरा कोई झगड़ा नहीं, वो जनता का झगड़ा था। क्या मामला था? मामला ये था कि एक शोषित समाज का व्यक्ति के ऊपर पुलिसिया अत्याचार हुआ था, इसी कोटवारी मोड़ पर, रसड़ा के अंदर। और वो पुलिसिया जो कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ हम लोग रोड पर आए, धरना दिए। उस धरने में भगदड़ मची, पुलिस वालों लोगों का सर वगैरह फट गया था।
और उसमें मुझे मुख्य अभियुक्त बनाकर 2 महीने जेल की कड़ी से कड़ी यातनाएं मुझे दी गई, लेकिन मुझे सब स्वीकार। जेल के अंदर कुछ यातनाओं, कड़ी यातनाओं मतलब उसको बताइए। कड़ी यातनाओं का मतलब कि सबसे पहले कि थाने में 2 दिन रख के आपको बुरी तरीके से लाठी डंडों से और बेल्ट से पिटाई करना। खराब मेरी इतना खराब अनुभव रहा कि उस समय कोविड तुरंत का गया हुआ था 2020 में, और हम लोगों को क्वारंटाइन के नाम पर सुखपुरा जैसे एक छोटे से हॉस्पिटल में 250, 300, 500 लोगों को एक ही हॉस्पिटल में रख के जैसे कोई जानवर को रखा गया है, वैसे गर्मी के दिन में यातनाएं दिया गया। तो ये हम असहनीय था, और जनता के लिए हमने बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत झेले हैं। आज तक मेरे ऊपर कोई भी एक व्यक्ति पर्सनली 151 का ये नहीं दिया है, पत्रक नहीं दिया है, थाने में जाकर तहरीर नहीं दिया है, लेकिन मेरे ऊपर 2-3 मुकदमे हैं। वो मुकदमा सारे का सारा जनता के लिए है। एक बार लॉकडाउन का उल्लंघन का, एक बार एसडीएम साहब के पत्रक देने का उल्लंघन का, एक बार कोविड में ही धरना देने का उल्लंघन का, एक बार जेल जाने का, जो पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत हुई। यही सब मुकदमे हैं और हमने बहुत झेला है। मैं उस दौर का बातें नहीं बता पाऊंगा। क्या कभी आगे शोषितों के लिए आपको फिर धरना अगर करना पड़े तो जेल की बातों से डर लगता है, ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरी माँ कहती है कि वो मर्द ही क्या जिसका पैर एक जेल में और एक बाहर ना रहे। जेल से कौन डरता है? जेल से मैं नहीं डरता। जनता के लिए एक बार नहीं 50 बार जेल जाना पड़े, सही बातों के लिए मैं जाऊंगा। और आज भी कहीं भी जाके मैं सही बातों पे अड़ जाता हूं, लड़ जाता हूं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे क्षेत्रीय लोगों से जाके पूछिएगा कि जावेद आपके लिए क्या करता है अगर आप सही रहते हैं तो। मैं पक्ष का पहाड़ हूं, अगर आप सही है तो सही है। आप पक्ष के पहाड़ हैं कि सही होने की तरफ हैं? नहीं, सही होने की तरफ है। सही माने अगर आपका पक्ष गलत है तो उस समय गलत होता है तो मैं खुद स्वयं हाथ जोड़ के हट जाता हूं वहां से। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि किसी कोई चोरी किया हो, कोई जाके किसी पर अत्याचार किया हो, मैं उसका पैरवी किया हूं, ये रिकॉर्ड ही नहीं रहा आज तक। आज तक बढ़िया बात है कि आप पर पर्सनली किसी तरह का एक एप्लीकेशन भी नहीं पड़ा है। और जाते जाते चैनल पर एक बार मैं चाहूंगा कि आपका और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का कैसा शासन चल रहा है? ये शासन, अगर मैं पर्सनली बोलूं तो शासन कुछ चीजों में अच्छी है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कम हुआ है, लेकिन इसका कुछ कार्य ऐसे हैं जो ठीक नहीं है। जैसे किसी एक वर्ग को प्रताड़ित करना, किसी एक वर्ग को दूसरे भावना के रूप में देखना। कौन से वर्ग के? वो वर्ग को बताइए। मुझे लगता है कि आज थाने के नाम पर दलित और मुसलमान और खासतौर से यादव डरने लगे हैं। मुझे लगता है कि आज इन तीनों कमेटी में इतना डर पैदा हो गया है। राजा का मतलब वो कभी नहीं हुआ कि किसी को डराकर धमकाकर राज करे। राजा का मतलब हुआ कि सबको खुशहाली से, सबको खुशी मन से, सर्वमान्य तरीके से राज करे। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं। वो चाहे कूटनीति हो, चाहे राजनीतिक हो, ये ऊपर की विषय है। मेरे हिसाब से मैं पार्टी, आपकी पार्टी से गठबंधन है, फिर भी आप खुलकर ऐसे बोल रहे हैं, कहीं हो सकता है कि ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है। आपने पर्सनली, मैं आपको पहले ही बोला कि मैं क्लियर कट बातें करता हूं। मेरे अंदर कहीं से भी कोई राजनीति नहीं होती। मैं दल पार्टी में जरूर हूं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी का सिपाही हूं। लेकिन अगर मेरे पिताजी भी अगर कोई गलती करते हैं तो मैं अपने घर में भी विरोध करता हूं कि पापा ये गलत है और ये सही है। या फिर वो लोग भी मुझे टोकते हैं कि जावेद तुम गलत कर रहे हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे मुख्यमंत्री महोदय, अगर कुछ उनके कार्यों से हमें ठेस पहुंचा है तो ठेस पहुंचा है। अगर उनके वक्तव्यों से ठेस पहुंचा है तो हाँ, मुझे ठेस पहुंचा है, क्योंकि जरूरत है उनको अपने आप को सुधारने की। और जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, अगर यहाँ पे रहना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान और दलित यादव उनके साथ नहीं है, सब उनके साथ थे, लेकिन अब
वही जो आदमी साथ था, उन्हीं लोगों के दिल में ये आ रहा है कि शायद हमसे गलती हो गई, ये सुधारें और मेरी आवाज को वो सुने। भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक को थोड़ा चेंज करे। वो भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आपके रसड़ा में आकर कहा है कि दलितों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, तो आप लोग भी साथे दिखे, तो उस समय क्यों नहीं कुछ कहा गया आपकी तरफ से? ना, वो माननीय डिप्टी सीएम है हमारे, उनका सम्मान है। मैं ये बात तो मंच पे कहने गया नहीं, आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ। कुछ कार्य मैंने बोला था कि एससी एसटी पिछड़े दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा का अच्छा है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो जिससे डर का माहौल पैदा हो रहा है। ये डर का माहौल खत्म करना होगा, ठीक है। तो मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप दलितों के खिलाफ हो। अभी देखिए, दलितों के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन दलितों के ऊपर प्रहार हो रहा है। अभी आगरा में अभी एक दिन पहले का मामला है कि दलित समुदाय के ऊपर ये हुआ। कौन से समुदाय किया था दलित के ऊपर? अब ये मुझे लगता है कि इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। जी जी जी, बस मैं ये कहूंगा कि आज रसड़ा के राजनीति में जावेद भाई अपना कुछ पर्सनली, कुछ राजनीतिक बातें शेयर किए हैं, और आपको एक कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।